बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अव्वल तो मेरा ये मानना है कि इन्हें कोई तोहफा लेना ही नहीं चाहिए था। ये इन तोहफों से बहुत बड़े हैं। इमरान खान की तो शख्सियत इतनी बड़ी है, ये उनकी एहलिया ने अगर लिया तो लेना ही नहीं चाहिए था, ये तोहफे लेने नहीं चाहिए थे। लेकिन अगर उन्होंने लिए हैं तो उन्होंने कानून के मुताबिक लिए ना, गैर कानूनी तौर पर तो नहीं लिए। अगर ये ना भी लेते ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि इमरान खान और बुशरा बीबी एक भी तोहफा ना लेते तो किसी और केस में फंसा देते। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है ना। ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि तोहफा लेते ही ना, लेकिन अगर ना लेते तो क्या होता, किसी और केस में फंसा देते। इद्दत वाला केस भी तो बनाया है ना, और कोई घटिया केस बना देते। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का नतीजा है। जिन्होंने गाड़ियां ली जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, गैर आईनी है, लिखा हुआ उसके अंदर कि आप गाड़ी नहीं ले सकते तोशा खाना में, या कोई इंटीक वो आप नहीं ले सकते, वो चीजें इन्होंने ले ली। जो तारीखी नवादरात हैं, बहुत पुरानी चीजें हैं मजहबी नुक्ता नज़र से, या फिर वो चीज़ें आप नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने गाड़ियां भी ले ली और रूल्स को खुद ही नरम कर दिया और गाड़ियां लेके उड़ गए। वो केस चल रहा है 6 साल से, आज तक कोई उसके अंदर चालान ही जमा नहीं हुआ, और ये केस चल रहा है 1 साल से, फटाफट चालान भी जमा हो गया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया, और बाकी सारों ने भी यही काम किया। अच्छा नाज़रीन, इसमें पंजाब में दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर छापेबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस का एक ही काम रह गया, पीटीआई के बंदे पढ़ लो। वो पीटीआई के ऊपर छापों पे छापे, और कोई काम ही नहीं करते। जिसने भी अपनी कारकर्दगी साबित करनी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वहां पे अब कारकर्दगी दिखाने का जो वाहिद जरिया है वो ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कितना किया और क्या किया। यानी ये PMLN के एक जर्नलिस्ट हैं अफसार आलम साहब, इन्हें वो भी लगाया हुआ था इन्होंने, चेयरमैन पैमरा भी। ये कहते हैं जी कि मेजर जनरल फैसल नसीर को अगला DG ISI लगाया जा सकता है, इसीलिए उन्हें साथ लीबिया ले जाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जब उन्हें गोली लगी या गोलियां लगी तो उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का ही नाम दिया था उस वक्त कि जनाब ये जिम्मेदार है, और उन्हें नामजद किया था, और उनके ऊपर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात भी इमरान खान साहब ने लगाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानती है कि मेजर जनरल फैसल नसीर पूरी तरह से सियासत के अंदर इन्वॉल्व है, DGC हैं वो। तो उन्हें DG ISI अगर लगाया गया तो देखिए ये उन लोगों में से एक है जिनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। यानी ये लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं। कुछ लोग एक लेवल तक आ जाते हैं ना, देखिए आसिम मुनीर साहब और इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं कि ये 2 तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती। तो ये अपनी बका के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। इसी तरह फैसल नसीर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, ये लोग नहीं पीछे हट सकते। अब बात यह है कि ये जिस नहज तक पहुंच गए हैं या जहां तक ये मामलात को लेकर चले गए हैं वहां से पीछे हटा नहीं जा सकता। अब इमरान खान साहब आए तो इनकी बका खतरे में हो जाएगी, या इमरान खान साहब सर्वाइव कर गए तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बज़ाहिर ये दिखाई देता है, ये सियासत है, इसमें कुछ भी हो जाता है, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है। फिर एक और चीज भी बताई गई कि नून लीग ने नदीम अंजुम के लिए बहुत कोशिश की। नदीम अंजुम साबिक DG ISI है, और इसी के दौर में मुझे अगवा किया गया था। मुझे इसलिए ये बंदा हमेशा याद रहेगा। बाकी DG ISI शायद मैं भूल जाऊं, एक एक करके तारीख का हिस्सा बनते जाते हैं, लोगों को याद भी नहीं रहते। तो ये इसको मैं याद रखूंगा क्योंकि इसके दौर में मैं अगवा किया गया था। तो हुकूमत इसे दोबारा DG ISI लगाना चाहती थी, फिर दूसरी नहीं लगाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं मानी, और दूसरी ऑप्शन रखी गई सिक्योरिटी एडवाइजर ही लगा दे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी नहीं लगाया गया। फिर तीसरी ऑप्शन जनाब अमेरिका में इसको सफीर लगा दे, वो भी नहीं लगाया गया। लेकिन दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, नदीम अंजुम को कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा। उसकी एक वजह है, कोई भी जर्नैल जो है वो ज्यादा अरसे तक बेरोजगार नहीं रह सकता। जब उसने खिदमात सर अंजाम दी हो तो उसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाती। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जर्नैलों को नौकरियां आजकल मिल रही हैं, तो इन्हें भी नौकरी मिल जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर नाजरीन बड़ी ज़बरदस्त तकारीर हुई हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है। और ये मोमेंटम क्या है ज़रा ये आप सुन लीजिए। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, रबिया बाजुआ साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ बातें की है, कुछ वकला ने बातें की है, और कुछ सियासतदानों ने भी। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बात की, और ये बात मुझे नहीं लगता कि अभी हुक्मरानों को समझ आएगी। वो ताकत के नशे में डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद के साथ और इसराइल की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं, तो वो उनको भी ये बात समझ नहीं आएगी।
लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात जरूर समझ आनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि डायलॉग के लिए तैयार है, आए एक दूसरे को माफ करें। देखें, अगर ये सियासतदान एक दूसरे से दिल साफ कर लेते हैं और करप्शन पाकिस्तान में खत्म हो जाती है कि जनाब ठीक है, अब हम करप्शन ना करेंगे, ना करने देंगे, जो मामलात हैं उन पे दिल साफ कर लेते हैं और एक शफाफ निज़ाम के तहत हम सारे उसमें से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर ये सारे सियासतदान मिलकर किसी तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी किरदार में वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान की बचत हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा, पाकिस्तान को जो नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक पहुंचाया। उनके घटिया और गलत फैसलों ने पाकिस्तान को आज तक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान दो टुकड़े भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से हुआ। पाकिस्तान के अंदर जितनी हुकूमतें गिरी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई। पाकिस्तान में जितनी जाली हुकूमतें बनी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। पाकिस्तान जितनी जंगों में गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से गया। पाकिस्तान के अंदर जो मनशियात का और जो असलहे का, क्लाशनकोफ का जो कल्चर लेकर आया, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो बनी, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बनी। पाकिस्तान के अंदर जितने ऑपरेशन हुए और जितने कबायली हमारे नाराज हैं, बलूच नाराज हैं, हमारे बहाजिर नाराज हैं, ये सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नाराज हैं। आज भी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की फोर्सेज और पाकिस्तान की आवाम के बीच में जो एक गैप, एक खला पैदा हो गया है, वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज की वजह से हुआ है। तो पाकिस्तान को अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 4 वीलॉग इस पे कर सकता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कितना नुकसान पहुंचाया। सियासतदान तो बेचारे वो करप्शन वर्प्शन कर देते हैं, इधर हाथ मार दिया, उधर हाथ मार दिया, लेकिन सियासतदानों की हरकतों से मुल्क का नुकसान नहीं होता। बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन सारी दुनिया में होती है, इंडिया में भी होती है, बाकी मुल्कों में भी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं ना, वो सियासतदान नहीं कर रहे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एटम बम सियासतदानों ने बनाया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में छोड़ते तो शायद एटम बम बनता ही ना शायद। तो ये पाकिस्तान के सियासतदानों को मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को रोकना पड़ेगा और एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना एस्टेब्लिशमेंट वो कर देगी कि सबकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। ये अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बातें की हैं और उन्होंने कहा जी कि शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें और आप अपनी इस्लाह करें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अचकज़ई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इस वक्त हुक्मरानों को यह बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वो बूटों के तस्मों के साथ लटके हुए हैं और उनके गले में फंदा बना हुआ है तस्मों के साथ, और वो बेचारे इसी निज़ाम में अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के स्टेटमेंट्स आप देखिए। उन्होंने कहा जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं, डीजी ISPR की तरफ उनका इशारा, और कहते हैं कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और बेवकूफ़ो, इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं बल्कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है।